हे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 1 क्लास 11 की मैथ्स। ठीक है, चैप्टर 1 का नाम है सेट्स, समुच्चय। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो कोई भी चैप्टर शुरू करने के पहले हम यदि उसकी भूमिका पढ़ लेते हैं तो एक आइडिया हो जाता है कि आखिर इस चैप्टर की उपयोगिता क्या है, इस चैप्टर को किसने इसका इन्वेंट किया है, किसने इसका यूज़ किया है सबसे पहले। तो ये सारी जानकारी हो जाती है जो आपके इंटरेस्ट को उस चैप्टर के प्रति, उस मैथ्स के प्रति और साथ में उस मैथमेटिशियन के प्रति इंटरेस्ट को क्या करती है, बढ़ाती है। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ी सी भूमिका पढ़ते हैं कि वर्तमान समय में गणित के अध्ययन में समुच्चय की परिकल्पना आधारभूत है। मतलब यदि गणित आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको समुच्चय पढ़ना ही पड़ेगा, बेसिक है वो। ठीक है, आजकल इस परिकल्पना का प्रयोग गणित की प्रायः सभी शाखाओं में होता है। अब हर गणित की कोई भी शाखा आप पढ़िए, वहाँ पे आपको समुच्चय मिलेगा ही। समुच्चय का प्रयोग संबंध एवं फलन को परिभाषित करने के लिए भी किया जाता है कि संबंध क्या है, फलन क्या है। 12th में है आपके, तो वहाँ पे भी इसका प्रयोग करते हैं। ज्यामिति, अनुक्रम एवं प्रायिकता आदि के अध्ययन में भी समुच्चय की ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। अब समुच्चय सिद्धांत का विकास किसने किया था, तो इसका जो विकास था वो जर्मन गणितज्ञ थे, जॉर्ज कैंटर। ठीक है, उनके द्वारा किया गया था। त्रिकोणमितीय श्रेणी के प्रश्नों को सरल करते समय उनका समुच्चय से पहली बार परिचय हुआ था। जब वो त्रिकोणमितीय श्रेणी के प्रश्न हल कर रहे थे तब पहली बार उनका इससे परिचय हुआ। समुच्चय और उनका निरूपण कैसे करते हैं, सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, आपको क्या पता है। तो दैनिक जीवन में बहुधा हम वस्तुओं के संग्रह की चर्चा करते हैं कि बच्चे इस सामान का संग्रह कर लो, पोस्टर्स का संग्रह कर लो, टॉफ़ी का संग्रह कर लो, है ना। तो ऐसे कई तरह की संग्रह की चर्चा अपन करते हैं घर पे। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि हम जैसे बात करते हैं ताश की गड्डी, व्यक्तियों की भीड़, क्रिकेट टीम, तो वो भी क्या है, एक तरह से संग्रह है। क्रिकेट टीम में जैसे 12 खिलाड़ियों का संग्रह रहता है, ठीक उसी प्रकार गणित में भी हम संग्रह की चर्चा करते हैं। उदाहरण के लिए प्राकृत संख्याओं का संग्रह। ठीक है, मतलब उसमें क्या होंगी, केवल प्राकृत संख्या होंगी। बिंदुओं का संग्रह जिसमें बिंदु होंगे। अभाज्य संख्याओं का संग्रह जिसमें केवल अभाज्य संख्याएं होंगी। विशेषताएं हम निम्नलिखित संग्रह पर विचार करने वाले हैं यहाँ पे। जैसे 10 से कम विषम प्राकृत संख्या, वहाँ पे 10 से कम की बात हो रही है तो क्या क्या आ जाएगा उसमें, 1 3 5 7 9। भारत की नदियाँ उसमें आ जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर जैसे AEIOU, विभिन्न प्रकार के त्रिभुज उसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे अब संग्रह की चर्चा हमने कर ली, संग्रह को समझ लिया कि उसमें एक ही तरह की कई सारी चीज़ें रहती हैं। ठीक है, भारत की नदियाँ हैं तो उसमें बहुत सारी भारत की नदियाँ होंगी। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं तो उसमें स्वर ही होंगे केवल। त्रिभुज हैं तो त्रिभुज ही होंगे। अब यहाँ पे हम देखते ये हैं कि उपयुक्त प्रत्येक उदाहरण में से वस्तुओं का एक सुपरिभाषित संग्रह इस अर्थ में है कि किसी वस्तु के संबंध में हम यह निर्णय निश्चित रूप से ले सकते हैं कि वह वस्तु एक प्रदत्त संग्रह में है या नहीं। जैसे मैं यदि अभाज्य संख्याओं की बात करूं तो मुझे पता है कि उस संग्रह में केवल अभाज्य संख्याएं ही होंगी। यदि मैं स्वर की बात करूं अंग्रेजी वर्णमाला के, तो उसमें केवल अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर ही होंगे। भारत की नदियों की बात करूं तो उसमें केवल भारत की नदियां ही होंगी। लेकिन यदि आप कहें कि क्या उसमें नील नदी भी है, तो नील नदी कैसे हो सकती है। हम तो यहाँ पे भारत की नदियों की बात कर रहे हैं, भारत की नदियों की चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें क्या होंगी, केवल भारत की नदियाँ ही होंगी। इसके विपरीत यदि हम बात करें कि क्या गंगा नदी उस संग्रह में है भारत की नदियों की, तो हाँ, निश्चित रूप से गंगा नदी उस संग्रह में है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। अब यहाँ पे हम कुछ ऐसे समुच्चय भी देखने वाले हैं जिनकी आवश्यकता आपको मैथ्स के हर क्वेश्चन में पड़ेगी। ठीक है, यदि आपको नहीं पता है कि n क्या रिप्रेजेंट करता है, z क्या रिप्रेजेंट करता है, q क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि किस प्रकार का समुच्चय है।
तो सबसे पहले जो यहाँ पे इनका नोटेशन है, संकेतन है, उसको आपको अच्छे से याद कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि ये संकेत किसके लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, यदि n लिखा है तो इसका मतलब होता है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है वो, और यदि z लिखा है तो पूर्णांकों का समुच्चय है, q लिखा है तो परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, r है तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, और z प्लस है तो धन पूर्णांकों का समुच्चय है, q प्लस है तो धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, और r प्लस है तो धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, इसके अतिरिक्त तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और समझिए कि इसके अतिरिक्त यदि मैं बात करूँ कि विश्व के, चलिए बताइए विश्व के 5 गणितज्ञ, विख्यात गणितज्ञ कौन कौन से हैं। ठीक है, तो क्या आप बताएंगे? हर व्यक्ति के लिए वो 5 जो विख्यात गणितज्ञ हैं उनका नाम अलग अलग होगा, हर व्यक्ति अलग अलग ही नाम बताएगा। ठीक है, मतलब कोई एक गणितज्ञों का एक मापदंड नहीं है। ठीक है, कोई किसी विशेष क्षेत्र में अग्रणी है, कोई किसी अन्य क्षेत्र में अग्रणी है, तो एक निश्चित पैमाना नहीं है जिसके आधार पर हम बता सकें कि यही 5 विख्यात हैं, उनकी उसके अलावा कोई विख्यात नहीं है। ठीक है, तो चूँकि इसका मापदंड अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग है। ठीक है, तो ये हम जो ये संग्रह है 5 गणितज्ञों का, ये क्या है? सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, अतः ये समुच्चय नहीं कह सकते इसे हम। ठीक है, तो एक परिभाषा यहाँ से हम निकल के आती है कि वस्तुओं का जो सुपरिभाषित संग्रह होगा उसे ही हम क्या बोलेंगे? समुच्चय बोलेंगे। यदि सुपरिभाषित नहीं है, सुपरिभाषित मतलब वेल डिफाइंड, पहले से ही बता दिया गया होगा कि यहाँ पे किस प्रकार के संग्रह की चर्चा हो रही है, और यदि जिस प्रकार के संग्रह की है अभाज्य संख्या की बात कर रहे हैं तो उसमें केवल अभाज्य संख्या ही होंगी, और यदि परिमेय संख्याओं की बात कर रहे हैं तो उसमें केवल परिमेय संख्याओं की ही होगी। पहले से ही आइडेंटिफाई, पहले से ही बता दिया गया है कि उसमें किस प्रकार की चीज़ें हैं, मतलब ये वेल डिफाइंड है। तो ऐसा संग्रह जब होगा तो उसे अपन क्या बोलते हैं? समुच्चय कहते हैं। तो यहाँ पर हमें निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना भी आवश्यक हो जाता है कि समुच्चय के लिए वस्तुएं, अवयव और सदस्य पर्यायवाची हैं। मतलब एक समुच्चय होगा तो जो उसके एलिमेंट हैं तो उसको हम अवयव भी बोल सकते हैं, सदस्य भी बोल सकते हैं, और वस्तुएं भी बोल सकते हैं। और यदि समुच्चय को आपको रिप्रेजेंट करना है तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? अंग्रेजी वर्णमाला के जो कैपिटल लेटर्स होते हैं, जैसे कैपिटल A, कैपिटल B, C, D, X, Y, Z ऐसे, और जो उसके अवयव होंगे उसको अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर जैसे स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, है ना, X, Y, Z ऐसे डिनोट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे यदि A समुच्चय A का अवयव है तो हम कहते हैं कि स्मॉल a समुच्चय A में है। यदि अवयव है तो कैसे बताएंगे कि वो A में है? मतलब उसे ऐसा भी लिख सकते हैं, वाक्यांश अवयव है, सदस्य है या में है को सूचित करने के लिए एक यूनानी प्रतीक है जिसे बोलते हैं एप्सिलॉन, उसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, अतः हम A बिलोंग्स टू A लिखते हैं। यदि B समुच्चय A का अवयव नहीं है तो हम लिखते हैं, यहाँ पे एप्सिलॉन को क्रॉस कर देते हैं कि B जो है इस सेट का अवयव नहीं है। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं अभी हमने जो पढ़ा इसमें कि भूमिका क्या है, समुच्चय की भूमिका, है ना, समुच्चय के बारे में भूमिका जानी हमने। फिर समुच्चय का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, किसने उनका यूज़ किया था, किसने उनके बारे में, समुच्चय के बारे में बताया, और समुच्चय कहलाता क्या है कि जो वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है वो समुच्चय कहलाता है। साथ ही हमने ये पढ़ा कि उसका प्रदर्शन कैसे करते हैं, कैपिटल लेटर्स करते हैं, उनके अवयवों को अपन स्मॉल लेटर से शो करते हैं। अगले वीडियो में हम समझेंगे कि समुच्चय को निरूपित करने की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, किस प्रकार से हम समुच्चय को निरूपित करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये थोड़ा सा पसंद आया होगा। आप कमेंट के थ्रू अपनी राय, अपना सजेशन दे सकते हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।